कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी। बंगाल में पहला वोट पड़ने में अब 70 घंटे बचे। इस बार का चुनाव बहुत कॉम्प्लेक्स है। मुस्लिम और महिला वोट का डबल इंजन ममता को कोलकाता पहुंचाता रहा है। हिंदू वोट डिवाइड होता रहा है। बंगाल का हिंदू भद्रलोक वामपंथी राजनीति के अंत के बाद ममता की तरफ शिफ्ट हो गया था। पिछले चुनाव में बीजेपी ने बहुत कोशिश की, इस वोट में सेंध भी लगाई, लेकिन भद्रलोक की लॉयल्टी मोर और लेस अगर आप देखेंगे बाय एंड लार्ज तो ममता बनर्जी के साथ ही रही है। बीजेपी को बिल्कुल ना मिलता हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन उम्मीद से बहुत कम मिला। भद्रलोक की हम खास तौर से बात कर रहे हैं। इस बार कुर्सी बचाने का दबाव ममता पर है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो एकमुश्त मिलता था उसके कम से कम 2 सीरियस कंटेंडर तो मौजूद हैं ही। स्टिंग ऑपरेशन के बाद हुमायूं कबीर को हटा भी दीजिए तो ओवैसी और कांग्रेस के अधीर रंजन के प्रभाव वाले इलाकों में मुस्लिम वोट में फिलहाल अच्छा खासा डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा फुरफुरा शरीफ वाले भी कुछ वोट काटेंगे। तो जो 75-80% मुस्लिम वोट एक तरफा दीदी की तरफ जाता है, सुबह से ही पोलिंग बूथ पर खड़ा हो जाता है, वो लाइन अब छोटी होती हुई दिख रही है। और दूसरा कोर वोट है महिला वोट बैंक का। दीदी के लिए अगर देखा जाए तो सारा दारोमदार इन्हीं 2M फैक्टर पर रहता है। इस महिला वोट के लिए 2 एनालिसिस चल रहे हैं। एक है वो महिलाएं जो महिला आरक्षण बिल के कारण बीजेपी से सिंपैथाइज कर रही हैं, मोदी पर, योगी पर भरोसा करती हैं, और साथ ही वो समझती हैं कि दीदी ने उनका हक उस हिसाब से नहीं दिया जैसी केंद्र की योजनाएं हैं, एंटी इनकम्बेंसी उनमें सीप इन कर चुकी है। और दूसरी वो हैं जो लाभार्थी हैं, जिन्हें हर महीने ममता बनर्जी के 1000 रुपए मिल रहे हैं और भी बहुत योजनाओं के फायदे मिल रहे हैं। हार्ड कैश है, असर होता है और अलग ही असर होता है। हालांकि बीजेपी वादा कर रही है कि हम 3000 दे देंगे, लेकिन ये भविष्य की बात है। और अगर आप बाकी राज्यों का ट्रेंड देखें तो पैसा जिसके हाथ से, जिस पार्टी से आता है, असर उसी की तरफ दिखता है। तो बंगाल में मुस्लिम वोट और महिला वोट का मूड जो पढ़ लेगा वो एक सीट का नतीजा आज ही बता देगा। हम ऐसा दावा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि ये वोटर जो है, ये 2M फैक्टर जो है, किस तरफ जा रहा है और हिंदुओं के वोट में बीजेपी अपने लिए क्या कुछ और निकाल कर लाने में कामयाब हो रही है। योगी जी भी पहुंच गए हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। आलोक मेहता जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, मनोज सिंह जी हैं चुनाव विश्लेषक, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आलोक जी, शुरुआत आपसे ही ये बता दीजिए कि आज तो क्योंकि योगी जी ने हुंकार भरी है, कटना नहीं है, बटना नहीं है, साथ रहना है ना, और लगातार जिस तरह की उनकी एग्रेसिव कैंपेनिंग है, तो ये चुनाव 70 बनाम 30 की जो बात है, उस 70 में बीजेपी अपने लिए क्या 50+ तलाश रही है? देखिए, मैं तो आज भी मानता हूँ, पहले भी मैं कई बार कहता रहा हूँ कि इसमें लगातार जो काम हुआ है, एक दिन जैसे आज योगी जी चले गए या कोई भी जाते हैं या, लेकिन मोदी और अमित शाह जी ने पिछले चुनाव से लगातार जो काम किया, पिछले चुनाव में भी जो फायदा हुआ था, आप देखिए उस सीटें जो आई थी, और अब भी। तो ये ठीक है कि उसको आप हिंदू वोट कहें, जाति का वोट कहें, एक लॉ एंड ऑर्डर का जो उत्तर प्रदेश में कंट्रोल हुआ है उसकी भावनात्मक कहें, धार्मिक भावनाएं कहें, लेकिन बंगाल में जिस तरह से महिलाओं, आपने जैसे मुस्लिम्स का ही कहा, तो मुस्लिम में भी अब वो जो था एक तरह से ममता के लिए जितना एक तरफ था, या एक समय कांग्रेस का था, गनी खां चौधरी हम याद करते हैं, एक समय में उनके बड़े वो होते थे, या अंतुले महाराष्ट्र में होते थे। ऐसा कांग्रेस के पास तो कोई मुस्लिम नेता है नहीं। अधीर रंजन चौधरी देखा जाए तो किनारे पे खड़े हैं, मतलब उनकी स्थिति कांग्रेस में काफ़ी खराब, इसी तो विधानसभा लड़ना पड़ा उनको, तो लोकसभा में लीडर थे, और इस दृष्टि से वो, लेकिन उनका असर जो अपने इलाके पर है तो उसका असर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक लगातार, जैसे कहते हैं योगी जी के जाने से उसको पहले से एक वर्कर्स में भी एक आता है ना, कॉन्फिडेंस बने कि भाई ये जो बराबर कहा जा रहा है कि सुरक्षा कौन करेगा, जो आतंक है वो कम हुआ है। जो मैं अभी तक, वैसे हमारे जो लोग सर्वे करने गए, अपने मनोज जी या दूसरे लोग बताएंगे आपको, मेरे अभी तक जो मेरे पास सूचना है उसमें लगता है कि लोगों में वो डर थोड़ा कम हुआ है, और मुस्लिम में भी वो उनकी तरफ खाली की ममता ही दे सकती है, ये नहीं रहा। तो कुछ यदि कांग्रेस का, जबकि कुछ ज़्यादा नहीं आना वाला है, 2-4 सीट कुछ हो जाए, लेकिन हाँ, ओवैसी ने जो बिहार में किया, अब ये प्रमाण उसका दूसरा है, बिहार में भी जिस तरह से पहले भी चुनाव में पिछले हुआ है, असर हुआ है,
तो उसका वोट जो कट रहा है बंगाल में, उसका बहुत असर है। पर वो बेचारे कह रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, खामखा मेरे को बदनाम कर रहे हो, आप बी टीम कह के नहीं, 11 वो सीटों पे लड़ रहा हूँ, बाकी तो हैं? 294 पे लड़ रहे हैं, कोई मतलब 200 पार पे लड़ रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं देखिए, लेकिन ये नहीं सवाल है, वो जो भावनाओं से जो मुस्लिम की बात करते हैं, ये सही है ना कि वो ये बी टीम में भी नहीं मानता कि वो बीजेपी कहने से कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ढंग से अपने एक बड़ा व्यापक देश भर में उनका कैसे और प्रभाव हो, जहाँ जाकर के मुस्लिम का जो उनका अपना एजेंडा है। और कुछ मामले आप देखिए, कुछ भारत के जब ऐसे कुछ मुद्दे आए सिंदूर वाला प्रश्न में, ओवैसी का वैसा रुख नहीं था, शशि थरूर की तरह से उनका भी रुख भारत के हमारे, वो राहुल गांधी टाइप नहीं उन्होंने ज़्यादा बातें कही। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी, इस ममता और तो बिल्कुल लगातार खाली एक विरोध अभियान चला रही हैं। इस दृष्टि से इस सब का असर मुस्लिम में हो रहा है, और महिलाओं में भी जो लगातार मोदी गए हैं और जो स्कीम्स हैं, मैं एक उदाहरण आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन आप देखिए, यदि आप पता नहीं, आप यहाँ नोएडा में भी लगता है, कई और जगह लगे हैं, जो लखपति दीदी वाले महिलाओं के जो मेले लगे, उनकी दूर दूर तक उसकी पहुँच गई है कि हम भी लखपति करोड़पति हो सकती हैं। ये बंगाल में उतनी आत्मनिर्भरता नहीं आई थी। 1000 रुपये आपने जिक्र किया भाई, उसकी चर्चा होती रही है बहुत, लेकिन अब ये हो रहा है 3000 1000 का नहीं है। ये है कि यदि मोदी के आएंगे तो डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री भी आएगी, जो बिहार में जैसे नहीं हुआ, वो भी एजेंडा बना ना, ये एजेंडा बनने जा रहा है। और इसका फायदा लोग यदि डर से हट करके वोट किया तो निश्चित रूप से बीजेपी को बड़े पैमाने पर फायदा हो सकता है। और मनोज, इसी बात को आगे ले जाएं, महिला वोट बैंक, मतलब देखा है अगर पुराने चुनावी नतीजों को खंगालेंगे, जब जब महिला वोट बैंक किसी भी पार्टी से शिफ्ट होता है, और वो शिफ्ट माइन्यूट अगर 2-3% का अगर शिफ्ट होता है, तो पार्टी का जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं उनमें हम अच्छा खासा अंतर देखते हैं। तो क्या ममता को भी टेंशन हाई है? नहीं, होगा भी और होना भी चाहिए, चाहे ममता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी है। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के समय आप देख लें, 1 से 1.25% महिलाओं का वोट कम हुआ था, उसमें क्या रिजल्ट आया था। जब मध्य प्रदेश में महिलाओं का वोट परसेंट 3.5% मात्र बढ़ा था, हम कहाँ पहुंच गए, माने बीजेपी कहाँ पहुंच गई। इसी तरीके से यदि बिहार में आप चले या 55% से ऊपर महिलाएं ने वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट कैसा रहा। तो महिलाएं एक शक्ति के रूप में और एक खुद अपने वोटर के रूप में नहीं देखिए उनको, वो पूरे घर को मैनेज करती हैं। आप एक महिलाओं को सहयोग करती हैं तो ये मान कर चलिए कि वो घर से 2 वोट आपको एक्स्ट्रा दिला रही है। तो महिलाएं में इतनी ताकत है, और बंगाल में ये चीजें दिख रही हैं। चूंकि केरला के बाद यदि कहा जाता है कि केरला का में एक पढ़ाई का दूसरा कल्चर था कि हमें एजुकेट होना है चाहे किसी क्लास से हो, लेकिन बंगाल की महिलाएं एजुकेट इसलिए हुई कि हमें जॉब करना है और हमें बाहर जाना है। तो वहां की महिलाएं ज्यादा शिक्षित थीं और उस शिक्षा को समझती थीं कि हमें समाज में कैसे बदलाव आएगा। तो यहाँ पे वो हथियार बनेगा, नहीं बनने का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। और ये हथियार में सेंध कैसे लगेगी भाई? दीदी के साथ वो अपनी बंगाल की बेटी के साथ खड़ी हुई हैं और दीदी ने उनके लिए इतना कुछ किया है, तो उस मतलब आपके हिसाब से सेंध कैसे लगेगी? आप एक बात बताइए, 1000 का जो सहयोग दिया जा रहा है, क्या उन लड़कियों को दिया जा रहा है जो आईटी में पढ़ रही हैं? राजधानी माना जाता था, आज कलकत्ता पूरा घूम जाइए, कहीं आपको फुटपाथ नजर नहीं आएगा। सारे फुटपाथ पे लोग सोए हुए हैं और पूरी समाप्त हो चुकी है फुटपाथ। दूसरी बात है, पूरे बंगाल में आप चले जाइए, कहीं अच्छी सड़कें नहीं मिलेगी। यदि सल्ट लेक वाला एरिया छोड़ दिया जाए, एयरपोर्ट वाला एरिया छोड़ दिया, हर जगह अभी भी वहाँ पे पत्थर वाला जो लाल पत्थर वाला और सफ़ेद पत्थर वाला जो रोड होता, सड़कें मिलती हैं। ये सब है। सबसे बड़ा वहाँ पे हौजरी का कहा जाता था कि बंगाल हौजरी का जो था, हम लोग गंजी और ये सब जो पहनते थे, सबसे बड़ा मार्केट था, समाप्त हो चुका है। हिंदुस्तान मोटर बंद हो चुका, टाटा गया वापस चला आया। लोग आज जॉब के लिए बंगलोर और दिल्ली और इस पे आधारित है। वो सोचते हैं कि महानगरों में लोग बिहार की जैसे तुलना करते थे कि भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग वहां से भागे। तो बिहार में वैसा कोई बड़ा शहर नहीं था जहां पे आप डेवलपमेंट ले आए इंडस्ट्री को ले आकर, लेकिन बंगाल तो जीता जागता था। वहां पे इतनी बड़ी रेलवे फैक्ट्री थी, वो बंद हो चुकी है। उसके ऊपर और दूसरी बात, पिनाज जी 55 साल से ऊपर हो गया, वहां डबल इंजन की सरकार कभी नहीं रही हुई। आज लोग उस पर चर्चा करते हैं कि भाई यदि डबल इंजन की सरकार आएगी तो सेंट्रल की पॉलिसी से हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिससे स्टेट में क्या है, डेवलपमेंट बढ़ेगा। यानी देवेंद्र जी भाई, क्या 1000 नहीं, अब लखपति बनना है। और कहीं ना कहीं अभी तक महिलाएं अपने पास तो उनको स्कीम मिल रही थी, लेकिन उनके बेटे को, भाई को, पति को नौकरी और वो अवसर नहीं मिल रहे थे। तो क्या ये फैक्टर भी महिलाओं के अंदर सीप इन करेगा?
उसी कॉर्ड को छूने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जब वो बात करते हैं कि 7th पे कमीशन लागू किया जाएगा, तो जाहिर तौर पे 7th पे कमीशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिहाज से जो महिलाएं नौकरीशुदा नहीं हैं उन महिलाओं के लिए भी मैसेज के लिहाज से कि घर तो अल्टीमेटली आपको चलाना है। दूसरी चीज़ रोज़गार की बात अगर वो कर रहे हैं तो रोज़गार भी उसी हिसाब से कि उन महिलाओं को ये समझ में आए कि उनका भाई, उनका बच्चा जो भी हो तो उसको रोज़गार मिलेगा। तो बार बार उस कॉर्ड को छूने की कोशिश बीजेपी इस लिहाज से कर रही है कि 2021 के चुनाव को देखें तो टीएमसी और बीजेपी के बीच महिला वोटर्स में लगभग 10 से 15% फीसदी का गैप था। उस गैप को बीजेपी नहीं भर पाई और वो गैप भी रीजन के हिसाब से बटा हुआ है। जैसे साउथ बंगाल की अगर बात कर लें तो साउथ बंगाल में जो टीएमसी की लैंडस्लाइड विक्ट्री थी उसके पीछे सबसे बड़ी वजह महिला वोटर्स था। नॉर्थ बंगाल में, साउथ बंगाल में महिला वोटर्स ने टीएमसी को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाई और नॉर्थ बंगाल में उसे बचा लिया। खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा ममता की लहर इस लिहाज से रहती है, चाहे लक्ष्मी योजना की बात कर लें या रूपश्री योजना की बात कर लें, कन्याश्री की बात कर लें। 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसे ही टीएमसी को एकदम से दिखा कि बीजेपी और टीएमसी एकदम नेक टू नेक हो गई, उसके बाद उन लोगों ने अपने वेलफेयर स्कीम को ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा बढ़ाया। राशन वाली योजना या पंचायत स्तर पे अपना एक नेटवर्क खड़ा करना, खासतौर पे जो जंगल महल वाला इलाका है ना, उसमें तो एकदम से उसके बाद स्विंग कर लिया कि 19 लोकसभा में कुछ और स्थिति थी, 21 विधानसभा में कुछ और हो गई। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि 2021 में बीजेपी के पास महिला वोटर्स के लिए सिर्फ हिंदुत्व वाला मुद्दा ज़्यादा था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता। आमतौर पर महिलाएं एक तो हैबिचुअल वोटर होती हैं, प्लस सीधे सीधे जो फ़ायदा मिलता है उनको उस नैरेटिव वो ज़्यादा जाती है। पुरुषों के हिसाब से अगर बात करें तो पिछला चुनाव भी बहुत टफ रहा था टीएमसी और बीजेपी के बीच, लेकिन क्योंकि महिला वोटर्स का गैप इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर बीजेपी को कुछ मुस्लिम वोटर्स था ही प्लस महिला वोटर्स। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि उज्ज्वला, आवास, इस तरह की योजनाओं की भी बात करें। लक्ष्मी भंडार योजना में जिस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट वो देती हैं, इधर की धनराशि 3000 रुपये, प्लस संदेश खाली, आरजीकर जैसे जो मसले हुए उसमें सेफ्टी का मुद्दा सीधे जोड़ देना। चैलेंज ज़रूर ये रहेगा कि शहरी में तो ये बहुत आसानी से लोगों को समझ में आती है, क्या ग्रामीण महिलाएं भी उसी रूप में समझ पा रही हैं, और वही चीज़ चुनाव डिसाइड कर देगा, खासतौर पे साउथ बंगाल के हिसाब। बिल्कुल, और साउथ बंगाल की बात हमेशा जो कंसर्न दिखाते हैं बीजेपी के खुद के चुनावी रणनीतिकार भी आलोक जी, वो ये कहते हैं कि संगठन की मजबूती, क्योंकि अगर आपको ग्रामीण एक एक वोटर तक पहुंचना है तो उसके लिए संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो क्या बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में लगातार सतत प्रयास तो कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना पेनिट्रेट कर पाएंगे जो बात देवेंद्र कह रहे हैं कि उसको वहां तक ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचा पाए होंगे? देखिए, कुछ जैसा ही आपने बिल्कुल ठीक, और यही मैं अगली बार यही कहने चाहता था कि संगठन की दृष्टि से बंगाल में वैसा मैं जब समझता हूँ उतना नहीं हो सकता, संभव भी नहीं था, क्योंकि संगठन धीरे धीरे होता है, वहाँ का लीडरशिप, लोकल लीडरशिप काम तैयार करे तो एक परसेप्शन जरूर बना। लेकिन वोट क्या है, हमारे भारत की साइकोलॉजी, बंगाल की भी क्या देश भर में है कि आइए देवेंद्र जी आप आइएगा ना, अच्छा देख लीजिए आते हैं कि नहीं आते हैं। पन्ना प्रमुख वाला जो कंसेप्ट अमित शाह और मोदी जी ने अपना गुजरात में शुरू किया, फिर उसके बाद देश भर में सब जगह जो किया, उसके लिए साथ में लोगों को लाने के लिए। देखिए दिल्ली में भी मेरा आम आदमी पार्टी के रहने का भी असर यही था, जो पार्टी में जो लोग खाली सोचें कि आप मोबाइल से मैसेज देंगे, एक सामने बात करने का अलग असर होता है, आप मोबाइल से बात करने का या मैसेज देगा फेसबुक पर आपकी इतनी लाइक है या इतना सपोर्ट मिल रहा है, वो नहीं है। इसका वही एक कठिनाई कितना किया होगा, इसलिए हम यहाँ बैठे थे अंदाज लगा सकते। इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा कि भावनात्मक रूप से अपनी महत्वाकांक्षा, इच्छा, और कि भाई नहीं हमें डर नहीं है, हम जाके वोट डालेंगे, एक बदलाव आएगा। संगठन की दृष्टि से भाजपा का वो नहीं है जो ममता का है। ममता का जो कम्युनिस्ट एक समय में वहाँ थे लगातार, एक समय कांग्रेस, वो लोग आकर के कांग्रेस के साथ थे या कम्युनिस्टों के साथ थे। राजीव गांधी जब गए थे 85 में तो लगता था कि उसकी हेडलाइन हमने बनाई थी कि भाई किस तरह से बिल्कुल लाल सलाम जो कम्युनिस्टों का असर था उसमें राजीव गांधी के लिए इतनी बड़ी भीड़ कलकत्ता की सड़कों पर दिखाई दी थी। आज कांग्रेस के लिए तो वैसा कोई राहुल गांधी के लिए करने को नहीं है। उसी तरह कुछ नक्सली थे, कुछ कम्युनिस्ट थे, वो सब आकर के ममता के साथ आ गए। इसीलिए जो हिंसा पिछली बार भी हुई थी, अब ये बार बार कहा जा रहा है कि डरे सीआरपीएफ बिठा देंगे लोग, उससे भी डरेंगे। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि यदि उनका व्यवहार जैसा सब जगह है, ऐसा तो कश्मीर में लोगों ने वोट डाला, वहाँ तो सेना भी रहती थी, तो लेकिन लोगों में एक डर जो बैठा, उससे निकल करके जब महिलाएं वोट डाल पाएँ या दूसरे भी लोग वोट डालें तो उसका फायदा ही मिलेगा। वरना हाँ, संगठन की दृष्टि से ये नहीं है कि आप उतने वोट डलवा सके अपने इलाके में, संगठन में कुछ कैंडिडेट। बल्कि मैं एक बात तो एक लाइन जोड़ूंगा कि एक दो जगह मैंने देखा, हो सकता है 2 हफ्ते बाद सिचुएशन बदली हो, जिससे कहते हैं ना कोई इसी तरह के मतलब हिंदूवादी, बिल्कुल कट्टर हिंदूवादी जैसे किसी कैंडिडेट, तो वहाँ के लोगों से हम कोई रिपोर्टर्स उनसे बात कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि हम तो नाम ही नहीं जानते कौन खड़ा हुआ है। तो
यदि अब ऐसे लोगों को खाली हिंदुत्व के नाम पर लेंगे तो नहीं मिलेगा, ये मैं साफ कहना चाहता हूँ। लोग आमतौर पर ये मानते हैं कि नहीं हिंदू कह दिया तो आपने ऐसा रख दिया। आप हर जगह उमा भारती चुनाव हारी हुई है, ये लोगों को नहीं मालूम है। कितने ही लोग खाली स्वामी बनने से लोग वोट नहीं डालते, जहां उनका गढ़ था वहां पार्टी बना करके हारी हैं। तो ये गलतफहमी है कि खाली हिंदू के नाम पर वोट मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? भावनाएं मेरी, मंदिर जाना मेरी भावना है, लेकिन खाली इसलिए कि एक ऐसा आपने खड़ा कर दिया आदमी जो खुद भी वैसा है, भगवाधारी है, तो उससे वोट मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं कल भगवा वो कपड़ा पहन लूँ या मैं हरा कपड़ा पहन लूँ, उससे वोट मिलेगा नहीं। मायावती दलित वोट होने से दलित वोट कहाँ मिला? यादव वोट, तेजस्वी यादव वोट लोग कहते हैं कि मिलता है, कहाँ मिला? तो बंगाल में तो खैर जाति वाला भी उतना पहलू नहीं है। हाँ, भावनात्मक रूप से है कि वो भी दुर्गा की पूजा करें। जैसे ये चलाया गया था, उसको अमित शाह जी ने भी क्लियर किया, तो मछली नहीं हो, मछली को नहीं खाने देंगे, कोई तुकी नहीं थी। मतलब कहाँ, मतलब बिहार में कितनी मछली खाई जाती है, देश भर में जहाँ भी। गृह प्रवेश में भी मछली दी जाती है, नहीं शादी में, शादी में, गृह प्रवेश में। मतलब हम तो ऐसे परिवारों से जुड़े हुए हैं जो बंगाली, मतलब जहाँ मछली ही वो बना करके जो कुछ किया जाता है, मतलब मैं उसको पूरा वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता, जैसे केक बनाया जाता था ऐसे मछली के आकार का बनाया जाता है, उस तरह किया जाता है। तो मछली को, लेकिन ऐसी अफवाह उड़ा दीजिए, तो अफवाहों से खेलना, ये जो भारत विरोधी ताकत, मैं उसको खाली ये नहीं कहूँगा नक्सली, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि ममता के साथ ऐसे भारत विरोधी ताकतें हैं जो शायद हो सकता है, मैं उनको नहीं मानता, वो उनकी अपनी एक अच्छी छवि रही है, लेकिन ऐसे लोग घुसे हुए हैं जिससे बंगाल को नुकसान हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को कम किया गया वोटर लिस्ट पे, ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ऐसे घुसपैठियों को निरंतर कम करना, उसमें मुस्लिम सवाल नहीं है, जो बाहर का आया है उसको यदि नहीं होगा तो उसका वोट वो कट रहा है। मथुरा समाज के कितने लोगों का वोट कटा है, ठीक ठाक नाराजगी भी है उनके अंदर, मतलब उनको वो नहीं, जैसे गलत नाम लिखा हुआ है, मेरे पिता का नाम गलत लिखा हुआ है, तो मेरा नाम हो जा रहा है, मैं बदल करके मैं किसी शहर से दूसरे शहर में लखनऊ चला गया, तो आप यदि मेरा नाम कटा है तो कट गया, तो उसको बढ़ा चढ़ा करके लोग पेश किया जा रहा है कि साहब हिंदुओं के वोट तो कटे हैं, यदि सही से नाम नहीं लिखा गया, बाद में ठीक किया गया उसको, जहाँ ठीक नाम पता था। तो या कोई दिल्ली आ गया, बम्बई चला, वहां चला गया, जो तो डबल वोट नहीं रख सकते आप। तो हाँ, देवेंद्र सर की बात को अगर थोड़ा सा आगे ले जाएं, बीजेपी ने इस बार अपना टोन भी चेंज किया, खाली हिंदुत्व के ऊपर ही बैंक नहीं किया। योगी जी को अगर हिंदुत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि भाई ठीक है, आपको मोमेंटम लाना है, कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, हिंदुत्व आपका मुद्दा है, वो संभालिए, तो मोदी जी प्रोग्रेसिव अप्रोच और पॉजिटिव राजनीति की बात कर रहे थे, अमित शाह जो गुंडाई दबंगई है टीएमसी की उसको कर्ब करने की बात कर रहे थे, तो हर एक को बिल्कुल डिफाइंड था रोल सबका। बिल्कुल, और इस बार के इलेक्शन को देखें तो ऐसा लगा कि बीजेपी ने ज़्यादा कोशिश की थी कि हिंदुत्व वाला मसला बहुत नैरेटिव में ना आए, गवर्नेंस ही पहले आए, गवर्नेंस का बीजेपी का अपना मॉडल और उनका कुशासन का मॉडल इस गवर्नेंस का कि ममता बनर्जी की तरफ से, और उसमें ख़ास तौर पर पार्टी के नेताओं को दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हिदायत दी जाती थी। एक तो ये कि कोई ऐसी बात ना कहें, ज़्यादा उग्र बातें, जैसे कि असम के इलेक्शन में जो बातें प्लस पॉइंट थी बीजेपी के लिहाज से, बंगाल में वो चीज़ माइनस पॉइंट थी कि जैसे आप बहुत ज़्यादा उस तरह की बात करेंगे तो जो गवर्नेंस का इशू है वहाँ से ध्यान बढ़ जाएगा। और वहाँ पर जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, 7th पे कमीशन, रिक्रूटमेंट, इन सारी चीज़ों को, करप्शन, कटमनी, इन सारी चीज़ों को नैरेटिव बनने दिया जाए जिससे आम जनता सीधे सीधे अपने आप को जोड़े। और दूसरी चीज़ कही गई थी कि जो लोग भी बाहर से गए हैं वहाँ पे, बीजेपी संगठन के लोग जिनको वहाँ पे इलेक्शन में कोई ना कोई चुनाव प्रबंधन की ड्यूटी दी गई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार के डिबेट में, किसी नैरेटिव में, नुक्कड़ चाय चौराहा कहीं भी जा रहे हैं होटल में, तो इस तरह की बातें ना करें जिससे ये छवि ना दिख जाए कि बहुत ज़्यादा बाहरी लोग आ गए हैं यहाँ पे और वो आके हमारे इलेक्शन को ख़राब कर रहे हैं। तो ये बंगालियों का इलेक्शन रहने दीजिए, और बाकी जो भी राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं बस वो कॉशस रहकर उस काम को कर रहे हैं। और उसी लिहाज से देखें कि जैसे योगी आदित्यनाथ या हेमंत बिस्वा शर्मा को, हेमंत बिस्वा शर्मा का तो पहले इलेक्शन था, योगी तो पहले से खाली थे, फिर भी इनको शुरू में नहीं भेजा गया है। ये लास्ट लैग जिसे कहते हैं कि उसमें कि चलो अब बाकी सारी चीज़ें हो गई, इलेक्शन का एक मोटे तौर पे नैरेटिव बन गया, तो उसमें जो हिंदुत्व वाली बात है उसको लेकर आए। और वहाँ भी हिंदुत्व वाली बात को देखें तो योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे वो घुसपैठ ही और इस तरह की चीज़ों से ही जोड़ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की घटनाओं के बाद बीजेपी का ऐसा मानना था कि जो कुछ भी वहाँ पे हुआ, अब यहाँ पर हिंदुत्व को लेकर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे बंगाली इस बात को देख रहा है, उस खतरे को जो कि बीजेपी के लोग पहले बताते थे, बांग्लादेश की घटनाओं ने उनको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब बीजेपी का चैलेंज दो है, और इसमें आपको जान के हैरानी होगी कि आमतौर पर लोग ये बात करते हैं कि वोट गिर जाना, वोट गिर जाना, भय के चलते हम लोग भी इस बात को कहते हैं कि क्या लोग भयभीत हैं, वोट देने से डरेंगे या फिर निर्भीक होकर वोट दे दे रहे हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता का ये कहना था कि सिर्फ वोटिंग के दिन के नहीं, काउंटिंग के दिन की भी हमें उतनी ही चिंता है। और उन्होंने पिछले विधानसभा में ये कहा कि कम से कम 50 से 60 कंस्टिट्यूंसी ऐसी थी
जहां हमारे कैंडिडेट को अंदर मार के भगाया गया और वो सीटें हम लोग जीतते। और मैंने कहा फिर फोर्सेस थे होती हैं वहाँ पे, लेकिन फोर्स तो बाहर होती है ना, अंदर तो फोर्स होती नहीं है, अंदर तो पूरा उनका सिस्टम। तो इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि जिस प्रकार से वोटिंग के दिन मतदाताओं को निर्भीक रखें, काउंटिंग के दिन अपने सिस्टम को, मतलब कैंडिडेट तो छोड़िए, बाकी उनका जो पूरा सिस्टम भी रहता है, हर टेबल पे हमारा जो कार्यकर्ता है वो उसी मजबूती के साथ रहे। ममता बनर्जी इसी बात से तो नाराज है, इतने सारे अधिकारियों का तबादला कर दिया। असली टेंशन तो उनकी वहीं से शुरू हुई। SIR फिर भी वो झेल रही थी, है ना, काला कोट पहन के अदालत में लड़ भी रही थी, लेकिन असली जो उनको हमने देखा कि उनका एकदम टोन बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं आदमी एकदम से रिएक्ट किया, वो उन्होंने किया उसी बात पे जब अधिकारियों के तबादले होने शुरू किए। आज तो कह रही हैं कि भाई जो मेरे देखरेख करता है, मेरी सुरक्षा का ख्याल रखता है, उस पर भी आप दबाव बना रहे हैं। ममता बनर्जी का एक और बयान है कि यदि मैं दोबारा आई तो फिर आपसे मिलने आऊंगी। डाउट अब उनके मन में भी आ गया है, उनके मन में भी डाउट आ गया है कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए, सुरक्षा एक बड़ा कारण है। 23 तारीख को शांतिपूर्वक मतदान यदि इलेक्शन कमीशन करा लेता है तो ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सुरक्षा बहुत बड़ा है। आप महिला पे बात कर लीजिए, रिजर्वेशन को लेकर ये सारी बातें कर लीजिए, लेकिन ये सब पीछे रह जाते हैं। जैसे देवेंद्र जी ने अभी बताया कि 5th पे कमीशन, 7th पे कमीशन का ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चूंकि एम्प्लॉइयों को लग रहा है आप 1,000 रुपया देने की बात कर रही हैं, वहां की इतने रिटायर एम्प्लॉय हैं जिनको लगता है, जो पेंशनधारी हैं, कि यदि 7th पे कमीशन लग जाएगा तो 2-4 लाख रुपए तो मेरे एक बार में आ जाएंगे अकाउंट में। और ये चर्चाएं हो रही हैं कि भाई इतने दिनों से सरकार ने सोचा, डीए आज तक उनका नहीं निकल पा रहा है, वो देती ही नहीं है। तो जहां तक सरकारी एम्प्लॉइयों के ऊपर मार हुआ है, वहीं पे जो वहां पे पढ़े लिखे लोग थे जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला था, उस पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। और जिस एरिया में जो हम लोग कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों की बात करें, जिसको भद्र लोग जिसे अभी तक बीजेपी साधने में कामयाब नहीं हुई है, इस बार एकदम उल्टा दिख रहा है। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से इस बार संपर्क किया, कल भी कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे। उन लोगों का कहना था कि देखिए, हम लोग एक बार चाहते हैं कि सरकार को लाए। जितनी बंगाली अस्मिता की बात कर रही हैं उसको हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। जिस दिन दिखेगा कि हमारी अस्मिता पे खतरे आ रहे हैं, उस दिन हम लोग फिर हरा देंगे इस पार्टी को। लेकिन एक बार हम बीजेपी को लाए। और बंगाली अपने संस्कृति को लेकर, अपने भाषा को लेकर बहुत ज्यादा कहिए कि जुड़ाव है उनका। हाँ, उन्हें हिंदी आती है तब भी बंगाली बोलते रहे, वही नहीं, मना कर देते हैं कि नहीं आती हमें। अब ट्राम वहां पे 2.5 या 3 किलोमीटर के एरिया में चल रहा है। उनको नाराजगी यह है कि इन्होंने ट्राम बंद करा दिया ममता ने, और वो चाहते हैं कि इसको और अच्छे तरीके से हमको ले आना चाहिए, चूंकि ये माने ऐतिहासिक धरोहर चीज है जो भारत में कहीं नहीं चलता है, और यहाँ बस के रूप में हम यूटिलाइज करते थे। तो उन चीजों को सजाने की, आप बंगाल के जहां भी जाएंगे एरिया में जाए, आप देखेंगे कि वहां पे सिर्फ बुजुर्ग लग रह गए हैं, उनके बच्चे बाहर चले गए। और बच्चे को दुख ये है कि हम अपने माँ बाप के पास नहीं आ पा रहे हैं। बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पे महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा सम्मान मिलता है, और आज से नहीं, हमेशा से मिलता रहा है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि टीएमसी का रिप्रेजेंटेशन जो है महिलाओं का रेशो में, वो आगे रहे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें इस बार बदलते हुए दिख रही हैं, और जब दिखती हैं तो लगता है कि नहीं ये कुछ है। पिछली बार हम लोग जब चुनाव में जाते थे, पार्लियामेंट के इलेक्शन के समय, चाहे उस असेंबली इलेक्शन के समय में गए, तो जितने भी पत्रकार भी थे, उनका यही कहना था कि ममता को हराना इतना आसान नहीं है, वो अंतिम समय पे कुछ कर लेंगे। आज वही पत्रकार बोलते हैं कि इनको कोई मौका नहीं मिल रहा है अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए, और ये एक हताशा की तरह से अपनी रैली को कर रही है। परेशानी है, यहां तक वो लोग कह रहे हैं कि भवानीपुर में फंस चुकी है। हाँ, लेकिन पर सर उसका फंसने का एक और वजह भी है, जो SIR के वोट जो कट रहे हैं, कई सीटों के जो जीत हार का मार्जिन था उससे ज्यादा तो वोट कट गए हैं सर। वोट कटना। दूसरा, मैं एक बात, पिछले जो आपने संगठन की बात की थी, ममता के साथ संगठन है, लेकिन साथ में एक दूसरा पहलू है जो मुझे अभी ध्यान है। कई पहले भी कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई थी, तो कई लोग जो उनके वर्कर हैं पार्टी के नाम पर, वो लगभग अपराधी तत्व की तरह हो गए। मतलब जैसे क्रिप्स, आपने कट मनी वाला मामला नहीं, जो लोग पूरा पैसा लाखों रुपए खा गए, जो बुजुर्ग हैं, क्रिप्स जो सोसाइटी बनती है ना, अब जैसे आप कंपनी की, मैंने शीला अथॉरिटी की, मैं नाम बता सकता हूँ आपको, इसलिए अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए जो एम्प्लॉइज का एक सोसाइटी जो होती है, जिसमें पैसा जमा करते हैं, आपको मिल जाएगा, वो पूरा पैसा खा गया। और तभी उस पार्टी का चूंकि वो है, तो 15 जो लोग रिटायर हो गए, 25-25 लाख 20-20 लाख रुपए उनको नहीं मिला है। तो इस तरह के जो तत्व है, मैं इसलिए नाम भी ले दिया ताकि कोई टीवी पर दिया है, वो शायद हो सकता है कोर्ट वोर्ट में केस गया है अब,
लेकिन आप बताइए कि मैं खुद सोच के मुझे लगता है कि हम यदि किसी का, मेरा रिटायरमेंट के समय का 20 लाख रुपया चला जाए बंगाल में आदमी का, जो पब्लिक सेक्टर में काम करता था, जिस पब्लिक सेक्टर की बात लेफ्ट पार्टी भी करती है, उनमें इस तरह के पहले गुंडे होते ही थे यूनियन के नाम पर। आज भी ऐसे गुंडे कई संस्थाओं में, और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, मैं उसके तहत होती है जहाँ पर इस तरह के लोग काम करते हैं। मुझे पता चला कि ऐसे लोगों ने हर जगह अपने पैसे वसूली वाला जो काम किया है, उससे भी लोग परेशान हैं। इवन वो जनरेशन जो आप भद्रलोक में कह रहे हैं, वो भद्रलोक रब जो मिडिल क्लास है मान लीजिए, उन सब लोगों में, उनके परिवारों में मैसेज पहुंचा है कि भाई ये लोग तो इस तरह से हमारा पैसा भी खा जाते हैं या पैसा मांगते हैं, और उसके बाद यदि पैसा जमाया बैंकों का, जैसे कोऑपरेटिव के नहीं बैंकों के चलते थे, ऐसे पैसे खाने वाले ममता बनर्जी की पार्टी के लोग हैं, और उसको कोई बिगाड़ नहीं पाया। मैंने उनको एमपीज को भी कहिए कि साहब यहाँ से कह दें, तो पुलिस उनके साथ में है, पुलिस के भी एक बड़ा वर्ग उनके साथ था, इसलिए अपराधी जो उनके वर्कर हैं उसका निगेटिव असर इस चुनाव में जरूर दिखेगा। लेकिन ये सारे फैक्टर्स तो पिछली बार भी थे ना, ऐसा तो नहीं है। नहीं पहले नहीं था। का जो लोकल बॉडी का उसमें क्या चेंज हो गया, ये एक आदमी सोचेगा ना, भाई ठीक है एंटी इनकम्बेंसी पहले भी था, ममता उनके साथियों पे करप्शन के आरोप पहले भी लगे थे, बंगाल की डेवलपमेंट पहले से भी एक मेजर इशू रहा है, लेकिन एक दूसरा दिख रहा है जो हमको सुरक्षा देगा। देखिए पहले क्या था कि लगता था कि इन्हीं के बीच रहना है, भाई मुझे मालूम मैं बाहर जा ही नहीं सकूंगा, मुझे यही आदमी ले जाएगा तो मैं कहूंगा ना भाई बोलूंगा नहीं। लेकिन जब मुझे मालूम है कि नहीं दूसरा आदमी अवेलेबल है, मुझे वो बचाएगा, या मेरे को उसके साथ अच्छा होगा, तो एक रास्ता पहले उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस आया, शायद मनोज जी और बताएंगे। देवेंद्र जी, बीजेपी ने वो कॉन्फिडेंस अचीव कर लिया और अपनी गलतियों से भी सीखा। जो पिछली बार जिस तरह के नैरेटिव के साथ चल रही थी, कैलाश विजयवर्गीय को लाके दिखा दिया था, तो बीजेपी ने मौका दिया था भारी वर्सेस बंगाली करने का। बीजेपी ने जो गलतियों से सीखा, प्लस कॉन्फिडेंस अचीव किया, प्लस स्ट्रैटेजी बदली। बिल्कुल, और उसमें भारी वर्सेस बंगाली के साथ साथ पिछले विधानसभा चुनाव को बीजेपी ने पूरी तरह से ममता सेंट्रिक बना दिया था। और उसमें जो महिला वोटर्स की बात जो हम लोग कर रहे हैं कि लगभग 10 से 15% का जो गैप था बीजेपी और टीएमसी के बीच, उसमें बड़ा योगदान था। कि आपको ध्यान हो कि किस प्रकार से ममता बनर्जी को चोट लगी, चोट कितनी लगी, ज्यादा लगी अलग बात है, व्हीलचेयर पे उन्होंने व्हीलचेयर पे आके और जिस प्रकार से पूरे इलेक्शन को घुमाया। और जब ममता बनर्जी कुछ बोलती थी तो अगर कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे नेता, उनका रिएक्शन आ रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले नेता हैं, वो कई बार गोगस वगैरह लगा के बोलते थे अपने बंगाली जानते नहीं है, बंगाली जानते नहीं, तो वहाँ पे बड़ा आसान से ग्राउंड पे ये बंगाली वर्सेस बाहरी और ममता दी पे अटैक हो रहा है। और दूसरी तरफ उनकी अपनी वेलफेयर स्कीम से अपना एक ऑर्डिनेंस उन्होंने क्रिएट कर ही लिया था। ममता बनर्जी की आज भी ये ताकत है कि महिला वोटर्स के मामले में बीजेपी की चिंता ये रहेगी कि गैप को वो 3 से 5% से ज़्यादा ना होने दे साउथ बंगाल में। अगर मतलब गैप तो रहेगा, ये माना जा सकता है, खास क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ममता बनर्जी ने बहुत लंबा अपने गहरी पैठ बनाई है। और यूजुअली जैसा कि पहले मैंने कहा कि महिलाएं एक हैबिचुअल वोटर होती हैं, बहुत जल्दी उनका मूड स्विंग नहीं होता है। पर्सनल बिहेवियर में जो होता है पॉलिटिकल बिहेवियर में नहीं होता वही मैं कहने लगी थी, इस पे सप्लीमेंट्री आएगा भी लाइन। हाँ, और वो आमतौर पे किसी भी राज्य में उठाकर आप देखें तो जैसे नीतीश कुमार के लिए अगर वो वोट कर रही है तो कर रही है, लगातार कर रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए कर रही थी तो कर रही थी लगातार। तो उस चीज़ को बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिहाज से गैप कम करे। और साउथ बंगाल तय करेगा कि जीतेगा कौन, नॉर्थ बंगाल तय करेगा कि मार्जिन कैसा रहेगा, और जंगल महल का इलाका तय करेगा कि मेजॉरिटी किसकी आएगी या कितनी बड़ी आएगी। तो उस फोकस से ही अगर आप समझें तो बंगाल का इलेक्शन इस बार का वो होता नजर आ रहा है। और पूरी कोशिश है बीजेपी की कि इशूज के इर्द गिर्द, जैसे स्मृति ईरानी को अगर आप देखें इस बार बंगाल के कैंपेन में, तो बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा क्राउड पुलर स्मृति ईरानी इस रूप में नजर आ रही हैं कि उस भाषा में वो बात कर रही हैं। ममता बनर्जी का तेवर, उनकी अंदाज, उनकी आक्रामकता और लैंग्वेज बंगाली धारा प्रभाव बोलती हैं, पॉलिटिकली खूब साउंड। तो ज़्यादातर अगर आप देखें कि उनके लीग के जितने नेता हैं उसमें लोगों को बहुत खींच रही हो, क्योंकि बंगाली को ये लग रहा है कि हमारी हैं, हमारी तरह बात कर रही हैं। और इलेक्शन को बीजेपी उसी के इर्द गिर्द रखने की कोशिश कर रही है। तो ठीक है, बीजेपी ने भी अपना कोर्स करेक्शन किया है, अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और वो दिख भी रही है। और 5 साल में ममता के लिए भी एंटी इनकम्बेंसी और ज़्यादा बढ़ भी गई है। एक और चीज़ ममता कर रही है, अब महिला वोट बैंक उनका कोर वोट बैंक है, और महिला आरक्षण के मुद्दे पर चलो आपने सदन में जो किया, आज भी उनका बयान देख लीजिए, हमने हरा दिया, हमने ये कर दिया। मतलब वो अभी भी इससे नहीं कि चलिए जो हो गया, बीजेपी को मौका बनाने दो, मैं उस पर थोड़ा सबड्यूट हो जाती हूँ, नहीं, वो उसको उतना ही जनता के बीच लेके जा रही है। ये क्या स्ट्रैटेजी काम करेगी? एक्चुअली बड़ा जब गैप था, उनको पता है कि जो बाहर से महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं आई हैं, उनको मैं अपने स्लोगन से चाहे अपने नैरेटिव से चेंज नहीं कर सकती हूँ। जो उन्होंने मूड बनाया है, जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के अंदर ममता की एक अच्छी पकड़ है, तो मैसेज देना चाह रही कि देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ।
उस महिला को पता नहीं है कि रिजर्वेशन जो गिरा है उसका क्या मीनिंग है, लेकिन वो मैसेज देना चाह रही है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ी और इसको गिरा दी। तो वहां पे वो गेम खेलना चाह रही है कि मेरा जो ग्रामीण महिलाएं हैं उसको हम कैसे बचा कर रखें। ममता के लिए वो एक छोटा इशू है, फिर भी मैं कहूंगा कि महिलाओं का एक छोटा इशू है। इस बार गैप कम होगा, कितना कम होगा, जैसे ये 2% 3% की बात कर रहे हैं, अगर 2-3% होगा तो 20 से 25 नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि 5% से कम उनका गैप आएगा। अच्छा। इतना गैप तो रहेगा भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के अंदर में महिलाओं का वोट प्रतिशत का, ये वोट प्रतिशत रहेगा। लेकिन ये वोट प्रतिशत को जो दिख रहा है अभी के डेट में, जो मुझे दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या उसको कंटिन्यू कर पाती है, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर पे बात की जा रही है, डेवलपमेंट पे बात की जा रही है, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर लेकर बात की जा रही है कि वहां पे कि किस तरीके से हम आपको यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाएंगे। डबल इंजन की सरकार होगी तो सरकार, राज्य का किस तरीके से विकास होगा और जो पढ़े लिखे लोगों का पलायन हुआ है उनको कैसे वापस लाया जा सकता है। नहीं, ये तो 3% से 5% का जो गैप है, जो आप लोगों के सर्वे में जो आ रहा है, वो महिला वोटर्स महिला वोटर के नहीं, बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी और उनमें अंतर है। जो मतलब टीएमसी का ज्यादा रहेगा ना, टीएमसी का ज्यादा ज्यादा रहेगा। हाँ, वही कह रहा हूँ कि गैप को वहां तक लेके आना होगा। अभी जो 10 से 15 के बीच में है, उसको 5 तक अगर लाना 3 से 5 के बीच में लेके आने में सफल रही बीजेपी तो फिर चुनाव जीतेगी। देखिए मनोज जी, क्या उसमें मोदी फैक्टर, जैसे ममता का एक भावुक जिस तरह का बना है, कुछ जगह क्या ग्रामीण इलाकों में मोदी का असर हुआ है कि नहीं? अब आपने अच्छा उस पर प्रश्न किया। देखिए, नरेंद्र मोदी के प्रति वहां पे लोगों का विश्वास है कि ये डिलीवर करा सकते हैं जो भी स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, चूंकि वो देख रहे हैं, वो देख कहाँ रहे हैं, वो देख रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश, वो देख रहे हैं गुजरात को देख रहे हैं, वो महाराष्ट्र को देख रहे हैं, जहां पे उनको लग रहा है कि सरकार आने के बाद किस तरीके से स्टेट का डेवलपमेंट हुआ है। वो अभी बहुत सारे जगहों पे वहां पे चर्चा हो रहा था, जो नोएडा में काम कर रहे हैं बच्चे जो वापस गए, हम लोगों से अभी कल क्रिकेट मैच था तो अपना वापस देकर आ रहे थे, हम लोग प्रेस क्लब से निकल रहे थे, बगल में स्टेडियम था, वहां में लगा दो। तो उन लोगों का कहना था कि जिस तरीके से नोएडा, जेवर, ये सब हुआ है, क्यों नहीं हमारा बंगाल में हो सकता। उनका कहना था कि ये ऐसा एरिया था जहां पे शाम को 6 बजे निकलना मुश्किल था। आज आप पूरी रात घूम लीजिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर, आगरा तक, किसी तरह का कोई भय नहीं महसूस होता है। तो ये जब लोगों के दिमाग में सोच जाती है तो आता है कि हमें वोट देना। फिर वो लोकल लीडर के ऊपर ध्यान नहीं देता, उसको लगता है कि जो हमारा सेंट्रल लीडरशिप है वो कैसे डिलीवर करा लेगा स्टेट लीडरशिप। आलोक जी, तो ये तो शहरी बच्चों की बात हुई, लेकिन ग्रामीण बच्चे भी किस तरह का, युवा जो है, बच्चे नहीं कहेंगे, युवा कहें, अगर उनका एक्सपोजर भी कैसा होगा, और क्या फ्रीबीज पे एस्पिरेशन अब फाइनली भारी पड़ेंगी? देखिए, निश्चित रूप से मेरा एक इसीलिए कहना है कि उसमें भी आप देखिए खेलो इंडिया, ये इस तरह की जो मोदी जो कुछ फार्मूले किए हैं गाँव में फुटबॉल को लेके, आप देखिए फुटबॉल को लेके कितनी बार मन की बात में मैंने कहा ना कि मैं गांव में गया नहीं हूं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि गांव में लोगों को मन में लगता है कि हम भी यदि कलकत्ता में यदि खेल सकते हैं तो हम वहां अपने गांव में क्यों नहीं खेल सकते। आप चाहे मध्य प्रदेश में कहें, कई जगह इसका असर हुआ है ग्रामीण इलाकों में। उसको मैं इसलिए भावनात्मक कह रहा हूँ, महिलाओं का हो, यंग का हो, एक महत्वाकांक्षा होना और दूसरा एक भरोसा बनना है। भाई आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी थोड़ी दिला देते हैं आपको, खुद भी जाकर के वहाँ खड़े होते हैं, लेकिन आपको लगता है भाई हनुमान जी है, मुझे आज पास करा देगा। वो मोदी का ममता के प्रति जैसा कभी आकर्षण बहुत ज़्यादा रहा, एक अभी भी है, जब मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है महिलाओं में भी, लेकिन एक बड़ा वर्ग शायद ऐसा मुझे लगता है, ये जिस ढंग से भावुकता से जोड़ी है इन्होंने, और राज्यों में भी जो देखने को मिला, बिहार उदाहरण है, और इसे बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यहाँ से जो लोग ये मान के चलते हैं हम लोग जो यहाँ से गया है वो ममता के लिए गया है, उनमें से वो लोग भी जो यहाँ भी जो प्रोग्रेस देखी है, सुनी है, वो मोदी की तरफ भी जाने वाला एक वर्ग है, जो बंगाली भी हो सकता है और दूसरे राज्यों से मान लीजिए कोई कहीं काम कर रहा है, वहाँ जाकर के वापस वोट डालने के लिए गया है, उसका भी वोट का फर्क पड़ेगा, जो आपको दिखाई शायद हमें अभी नहीं दिखेगा, लेकिन उसका असर इस बार कुछ हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक वोट बड़ा दिख रहा है देवेंद्र जी, बड़ी बड़ी ट्रेन्स में भर भर के लोग जा रहे हैं, है ना, वेटिंग लिस्ट में, और हर तरह से बस पहुंच जाना चाह रहे हैं। तो ऐसा हमने छठ के वक्त भी देखा था बिहार में, और हर कोई दावा कर रहा था ये मेरा वोट है। उसमें ये भी इस बात फैली ना कि अगर आप वोट देने नहीं जाओगे तो फिर आगे फोन कॉल्स आ रहे हैं भाई, कट जाएगा, और ये सारी चीजें। इस बार के इलेक्शन में एक चीज़ और देखें, जैसे पीएम का स्पीच आपने देखा हो तो उसमें वो बार बार अब इस बात पे जोर दे रहे हैं, भय भरोसा, भय भरोसा, भय भरोसा, इस तरह के नारे। तो भय बार बार कहना। दूसरा, गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना कि मैं अंतिम 15 दिन वहाँ रहूंगा, 15 दिन बंगाल में रहने जा रहा हूँ, और आज से लेकर वो 27 तक वहीं अब रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो उसके पीछे मकसद क्या है कि एक तो ये कि आप अपने वर्कर,
अपने लोगों को ये भरोसा दो कि ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग जो भी ये कह रहे हैं कि बार बार ये बात वो टीएमसी की तरफ से कही जा रही है कि 4 तारीख के बाद क्या होगा सोच लेना, 4 तारीख के बाद क्या होगा सोच लेना, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस भय को न्यूट्रलाइज करने के लिए पीएम ने भी मंच से उस बात को कहा और कि आप सरेंडर कर दें और 4 के बाद छोड़ा नहीं जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह इस बात को कह रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी तरफ से भरोसा। तो ये एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है बीजेपी के लिहाज से कि कैसे वो लोगों में ये भरोसा दे सकें जिससे लोगों को ये डर ना हो कि वोट अगर हमने बीजेपी को दे दिया तो 4 तारीख के बाद न जाने हमारे साथ क्या होगा। तो चलिए 4 तारीख को क्या होगा इसका इंतजार सबको करना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये साख की लड़ाई है। कोई चुनाव अगर हम कहें स्टेट से ज्यादा अब ये बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है और ममता बनर्जी के लिए तो भाई सीधे सीधे उनकी तो पूरी राजनीति पश्चिम बंगाल से ही है। तो 29 में अगर अपना कद बढ़ाने के ख्वाब देखती हैं तो पहले बंगाल का किला उन्हें बचाना होगा। बीजेपी कोर्स करेक्शन के साथ आगे बढ़ रही, तो ममता कह रही हैं डोर टू डोर जा रही हैं, एकदम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने अब कैंपेन जो है वो शुरू कर दिया है। तो दिलचस्प कांटे का मुकाबला है, नजर बनी रहेगी। आप सभी लोग कॉफी बुक कुरुक्षेत्र में शामिल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।